हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था नेशनलिज्म इन यूरोप वाला, जो बिकॉज ऑफ सम एग्जामिनेशन टाइम पीरियड मुझे टाइम नहीं मिली वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। इससे पहले हमने कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में बात की थी, जहाँ पे जो लिबरलिस्ट थे यूरोप के अंदर, उन्होंने अभी तक अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें दबाया नहीं था। वो अभी भी इस तैयारी में लगे हुए थे कि किस तरीके से हमें देश में आज़ादी को पाना है और किस तरीके से हम लोग जो मोनार्की है उसको हटाएंगे और अपनी खुद की एक गवर्नमेंट बनाकर वहाँ इस्टेब्लिश करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में और साथ के साथ इटली के यूनिफिकेशन के बारे में। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में। देखिए, मिडिल क्लास के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि एक नया ग्रुप था, प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स या फिर जो पढ़े लिखे एडुकेटर्स जो हमारे होते हैं, वो सभी लोग जो हैं उन लोगों ने मिलकर क्या किया, अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जहाँ पर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अपने काम किया करते थे। ठीक है, मिडिल क्लास की अपराइजिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन लोगों ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आकर अपनी नेशनल असेंबली बनाई। उन्होंने ये कहा कि हम नहीं चाहते कि सिर्फ मोनार्की हमारे ऊपर रूल करे, क्योंकि अगर मोनार्की का रूल रहेगा, अगर सिर्फ एक राजा हमारे ऊपर रूल करेगा, तो उस तरीके से हम लोग अपने देश के अंदर ना तो आज़ादी को महसूस कर पाएंगे और ना ही हम अपने देश को चला पाएंगे और ना ही हमारे पास कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो पाएंगी। तो जिसकी वजह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली किस बेसिस पे? वोट देकर। ऐसा नहीं है कि इसी वोटिंग राइट्स सभी को मिले, कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट्स मिले थे। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो प्रॉपर्टीड मैन होता है, सिर्फ उसी को ही वोटिंग राइट्स वहाँ पर दिए जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीनिंग इज कि राजा रहेगा। राजा किसको बनाया? प्रशिया के किंग फ्रेडरिक वेलहेम फोर को, कि किंग रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास में एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होगा, एंड इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो हमारे देश है उसमें कानून बनाए जाएंगे और उनके बेसिस पे हम लोग अपने देश को चलाएंगे। लेकिन ये जो नेशनल असेंबली है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। अब इसके कारण देखते हैं कि नेशनल असेंबली ज़्यादा लंबे समय तक क्यों नहीं चल पाई। तो इसका सबसे बड़ा कारण है, मैंने आपको पहले ही बोला, मिडिल क्लास, जिसके अंदर थोड़े जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, जो रिच पीजेंट्स कह सकते हो, ट्रेडर्स कह सकते हो, मर्चेंट्स कह सकते हो, प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे लोग कह सकते हो, वो लोगों ने मिलकर एसोसिएशन बनाई थी, जिन लोगों ने वर्कर्स और आर्टिसंस को क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, और साथ के साथ विमेन को। तो इन लोगों को कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, तो इन लोगों ने अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना ली। इसका मतलब यूनिटी नहीं रही नेशनल असेंबली में। ठीक है, अब जब यूनिटी नहीं रहेगी तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को मौका मिल गया किस चीज़ को, मूवमेंट्स को, जितने भी मूवमेंट्स उन लोगों ने चलाए थे उनको सप्रेस करने का। तो 1848 में उन लोगों ने रिवोल्ट्स को सप्रेस किया और उन्होंने ये देखा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन लिबरलिस्ट को क्या दें, थोड़ा कंसेशन दें, तभी ये अपने मूवमेंट को थोड़ा कम करेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि बॉन्डेड लेबर को क्या किया जाना चाहिए, रिमूव किया जाना चाहिए, और सर्फडम राइट्स, जो लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती के टैक्सेस वो वसूला करते थे, उनको हमें क्या करना होगा, मना करना होगा, ताकि देश के अंदर हमारे अंदर भी थोड़ी पावर आ सके और लोग हमारी सुने। 1848 में बाकी सब लोगों ने फिर क्या किया, डिफरेंट रीजन से लोगों ने अपने आप को इकट्ठा कर लिया। लोगों ने ये सोचा कि ये छोटे मोटे जो ये कंसेशंस हमें दे रहे हैं उससे हमारा काम नहीं चलेगा, अब हमें देश के अंदर यूनिटी चाहिए ही चाहिए। तो फिर जो प्रशिया के जो हेड हैं उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली। हेड का मतलब यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है जर्मनी के यूनिफिकेशन में, इन्होंने कमांड अपने हाथ में ली और 7 साल लगातार वॉर चलता रहा, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, और फाइनली प्रशिया ने जीत हासिल की और 1871 में जर्मनी क्या हो गया, आपका यूनिफाइड हो गया। और जिसके राजा कौन बने, आपके विलियम वन। अंडरस्टैंड? तो ये हमारी पूरी की पूरी स्टोरी थी किसके बारे में, जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में। अब जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम आगे चलेंगे। देखो, जैसे देश भर में, यूरोप में जगह जगह पर यूनिफिकेशन, इंडिपेंडेंस और इन सब चीज़ों के बारे में बातें हो रही हैं। जैसे सब पहले हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा था, अब हमने जर्मनी के बारे में देखा। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखो, इटली बहुत इंटरेस्टिंग है। इटली में क्या था, देखो, इटली का जो स्ट्रक्चर हम वैसे समझेंगे, जैसे ये इटली का स्ट्रक्चर है, ठीक है।
तो सेंटर मतलब जो रोम था आपका, सेंटर पार्ट किसका था, रोम का। तो रोम में किसका रूल हुआ करता था, पॉप का। मतलब जो चर्च के लोग थे ना, बेसिकली उनका ज़्यादा शासन था इटली के अंदर। जो नदर्न पोर्शन था वो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग के जो एम्पायर थे उन्होंने कैप्चर किया हुआ था। जो सदर्न पोर्शन था इटली का, उसमें बर्बन किंग्स थे स्पेन के, उन लोगों ने वहाँ पर रूल किया हुआ था। तो मतलब इटली के जो डिफरेंट पोर्शंस थे वहाँ पर अलग अलग राजाओं का, अलग अलग लोगों का कब्जा हुआ करता था। सिर्फ एक सार्डिनिया पिडमोंट नाम की एक जगह थी जहाँ पर इटालियन प्रिंस का, या फिर वो एक इटालियन प्रिंसली स्टेट था जहाँ पे खुद इटली के राजकुमार का शासन हुआ करता था, मतलब जो कि खुद एक इटालियन पर्सन था। तो देखो इटली में हमें यूनिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, क्योंकि डिफरेंट एम्पायर्स हो गए हैं, तो इस वजह से डिफरेंट लैंग्वेजेस वो लोग यूज़ करते थे, डिफरेंट कल्चर यूज़ करते थे। तो इसलिए लोगों ने डिसाइड किया कि इटली को हमें यूनिफाइड करना होगा ताकि हम एक तरीके का कल्चर और एक तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करके देश को अच्छे से चला सकें। इसमें 4 लोगों का बहुत बड़ा रोल है, आपको ये 4 लोग अपने पेपर के पर्सपेक्टिव से याद करने हैं। सबसे पहले पर्सन है जूसेफ मैज़िनी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ही वॉज अ रेवोल्यूशनिस्ट। दिस पर्सन स्टार्टेड वन सीक्रेट सोसाइटी, वैसे तो 2 हैं उनकी, एक मर्सिलिस भी है, पर आप लोगों को ध्यान किसका रखना है, यंग इटली का रखना है। सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई थी। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब जहाँ पे लोग अंडरग्राउंड रहकर, छुप कर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं और किसी न किसी रेवोल्यूशन में अपने आप को जोड़े रखते हैं देश की इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये जितनी भी अपराइजिंग थी, इन्होंने ये जो बनाई थी आपकी यंग इटली, ये 1830 में बनाई थी, लेकिन 1831 से लेके 1848 तक जो अपराइजिंग है वो क्या की थी, मोनार्क्स ने दबा दी थी। तो जो विक्टर इमैनुअल II थे, जो सार्डिनिया पिडमोंट के आपके जो राजा थे, इटालियन प्रिंस थे, उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में लिया। दूसरा मेन पर्सन यही है, इन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में लिया। इन्होंने कहा कि अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम इटली को यूनिफाइड बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो 1859 में चीफ मिनिस्टर कैवर, ये इन्हीं के एम्पायर में एक राजा थे, किंग थे, सॉरी चीफ मिनिस्टर थे कैवर, जिनका नाम था कैवर। तो इन्होंने फ्रेंच आर्मी के साथ इनकी अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले फ्रेंच आर्मी को मदद की थी दूसरे वॉर्स में, तो इसलिए फ्रेंच आर्मी की मदद से इन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया। इसका मतलब नदर्न एम्पायर को इन्होंने क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। ओके, 1859 में। फिर 1860 में जोसेफ गैरिबाल्दी, दिस पर्सन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ही वॉज इंडल्ज्ड इन अ काइंड ऑफ आर्मी एसोसिएशन where he was a brave soldier, so he was having a very good armed force and he took the help of local peasants over there. local peasants मतलब जो गरीब लोग थे, जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा था, वो लोग जाहिर सी बात है खिलाफ थे इन सब चीज़ों के, क्योंकि राजा उनसे बहुत ज़्यादा सर्फडम लिया करता था, बहुत सारे टैक्सेस लेता था, ड्यूज़ लेता था, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे। तो इन लोगों ने लोकल पीजेंट्स की मदद लेकर एक अपनी आर्मी तैयार की बहुत अच्छे से। और जो सदर्न किंग्स थे, मतलब जो सिसिली के राजा थे, स्पेन के जो राजा थे, स्पेनिश किंग भी आप लोग बोल सकते हो, इन सबको क्या करा, हरा दिया। तो इन सबको हराने के बाद में फाइनली उनके पास में क्या बचता है, जो लास्ट आपका बचता है वो है हमारे पास में कि इन्होंने 1861 में इटली को क्या कर लिया, यूनिफाइड कर लिया, और विक्टर इमैनुअल II उसके क्या बने, इटली के राजा बने। इसमें आपको बुक में अगर आप ओपन करके देखोगे तो एक पेज में साइड में जोसेफ गैरिबाल्दी के बारे में 1-2 बातें और दी रखी हैं, जिसमें ये बताया हुआ है कि फाइनली 1867 में उन्होंने जो रोम में पेपल स्टेट, रोम जो बना हुआ था, पेपल स्टेट का मतलब जहाँ पर ये चर्च का राज था, फाइनली इन्होंने इसको भी उखाड़ फेंका था, और तब जाकर जो इटली है वो पूरी तरीके से यूनिफाइड हो गया था। पर फॉर द एग्जाम पर्पजेज यू कैन जस्ट कंसिडर टिल हियर 1861। तो ये थी आपकी इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन। आई होप आपको अच्छे से दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लास्ट जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कवर अप करेंगे और ये चैप्टर हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। टिल द टाइम पीरियड, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, see you in the next video.